तो कैसे हैं आप लोग। यह अपना अगला वीडियो एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स में एमसीक्यूज के साथ, जिसमें हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। यह हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आप में से जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें पीछे के सारे पार्ट्स देख लीजिए, आपके पूरे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो सारी की सारी प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। प्रेजेंटेड बाय मी मदद गुप्ता। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, उसे ज्वाइन करना मत भूलिए। अनअकैडमी पे एक कॉम्बो ऑफर चल रहा है 14 जुलाई तक के लिए, जहां पे अगर आप जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 45% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा रेफरल कोड यूज करने पे, 25% विद ऑप्शनल एंड 10% इज लिमिटेड ऑफर। सो टोटल 45% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ के साथ 2022 के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में, जहां पे एक साल का पूरा बैच होगा और प्री मेंस इंटरव्यू की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। 2023 के लिए भी 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं, जहां पे अगेन प्री मेंस इंटरव्यू इंग्लिश, हिंदी, बाइलिंगुअल में प्रिपरेशन होगी। और एनसीईआरटी के बैचेस इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में चालू हो रहे हैं। इसी के साथ अनअकैडमी का एक प्रॉमिस ऑफर चल रहा है, जो कि 14 जुलाई तक है, कि अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपका बाई चांस एग्जाम क्लियर नहीं होता तो अनअकैडमी आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल से एक्सटेंड कर देगा। राइट। इसी के साथ टेस्ट सीरीज हमारी चालू है। 80 टेस्ट एवरी ईयर होते हैं, जिसमें 50 टेस्ट प्रीलिम्स के होंगे और 30 मेंस के होंगे। राइट। सो डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग द रेफरल कोड मदद गुप्ता। और हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट तो होता ही है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बैचेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, लेट्स क्रैक इट। तो पहला क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, काबुल, मज़ार शरीफ, कंधार। सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर इसका प्री मेंस इंटरव्यू का एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये क्या है, मैप बेस्ड, प्रीलिम्स और क्यों न्यूज़ में है, मेंस बेस्ड एनालिसिस। सो द आंसर इज बी 2, 1 एंड 3। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यह है अफगानिस्तान का मैप, जहां पे कई सारी सिटीज़ हैं जो न्यूज़ में रही हैं। सबसे ऊपर है मज़ार शरीफ, इधर हमारा कॉन्सुलेट है मज़ार शरीफ में। मज़ार शरीफ के एकदम सामने है कुंदूज। देखिए, उज़्बेकिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर के पास। यहां पे अगर आप देखो, मज़ार शरीफ और कुंदूज जो हैं, ये सेंट्रल एशियन नेशंस के बॉर्डर के पास हैं। ये है उज़्बेकिस्तान, ये है ताजिकिस्तान। ये दोनों एरियाज जो हैं ये तालिबान के कंट्रोल में है। ये दोनों एरियाज जो हैं तालिबान के कंट्रोल में है। कहने का मतलब है कि मज़ार शरीफ में हमारा जो कॉन्सुलेट है वो हमारे को शायद खाली कराना पड़ सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि यहाँ पे तालिबान की वायलेंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और कुंदूज भी तालिबान के कंट्रोल में आ चुका है। सो मज़ार शरीफ एंड कुंदूज ओवर हेयर। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पे है काबुल, कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, और काबुल के एकदम सामने हेरात, जहाँ पे हमारा एक और कॉन्सुलेट है। कॉन्सुलेट का मतलब होता है डिप्लोमेटिक ऑफिस। हेरात, काबुल और हेरात एकदम आमने सामने है। नीचे आते हैं थोड़ा सा तो कंदाहार। कंदाहार में रिसेंटली तालिबान ने अटैक करा और यहाँ से हमारे को अपने कॉन्सुलेट को खाली कराना पड़ा। मतलब कि जो हमारे यहाँ पे डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं उनको वापस इंडिया बुलाना पड़ा। और कंदाहार के ऑलमोस्ट एकदम सामने है जरांज, जहाँ पे इंडिया डेलाराम जरांज हाईवे बना रहा है अफगानिस्तान में। ये लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है अफगानिस्तान में, क्योंकि ये सारी की सारी लोकेशंस न्यूज़ में रही हैं, या तो क्योंकि यहाँ पे हमारा कॉन्सुलेट या एम्बेसी था, या फिर यहाँ पे हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले रहे हैं। इस रीज़न से आपको ये सारी की सारी लोकेशंस ध्यान रखनी होंगी। तो तालिबान अफगानिस्तान के अप्रॉक्सीमेटली 85% एरियाज को कैप्चर कर चुका है वायलेंटली, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू। इसका मतलब है कि इंडिया ने अपनी कई सारी एम्बेसीज को खाली करवा दिया, इधर से कई सारे कॉन्सुलेट ऑफिस को खाली करवा दिया, इंक्लूडिंग कंदहार, हेरात एंड जलालाबाद। मज़ार शरीफ की जो हमारी कॉन्सुलेट है सबसे ऊपर यहाँ नॉर्थ में, हो सकता है कि उसको भी जल्दी खाली कराना पड़े, क्योंकि कुंदूज में तालिबान ऑलरेडी पहुंच चुका है और कभी भी मज़ार शरीफ में वो एंटर कर सकता है। तो इन सब रीजंस को देखते हुए हमारे को अपने कॉन्सुलेट ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करना होगा। बेसिकली इसका जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो मैंने स्पेशल क्लास में कवर किया था अनअकैडमी में, और यहाँ पे मैप बेस्ड एनालिसिस हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ से मैप बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। राइट। आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर मेंशन करना मत भूलिए। डू मेंशन योर स्कोर कि आपका क्या स्कोर है, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जॉर्जिया। फर्स्ट, सेंट क्वीन केटेवान ऑफ जॉर्जिया वॉज मार्टायर्ड इन अफगानिस्तान
in 1624 for not converting to Islam. Second, the relics of Saint Queen Ketevan were carried to India by the local traders of the Silk Route. ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं न्यूज़ में इसलिए रही हैं क्योंकि हमारे ऑनरेबल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जॉर्जिया के विजिट पे थे और वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कुछ डिक्लेयर करा विद रिगार्ड्स टू इंडिया जॉर्जिया रिलेशन. डिस्कस करने वाला हूँ अभी मैं कि उन्होंने क्या क्या बोला. इस क्वेश्चन का आंसर है डी, दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं वो पहले फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है इंडिया के जॉर्जिया जाने के लिए. बेसिकली जो सेंट क्वीन केटेवान है इनका जो मार्टारडम था वो ईरान में हुआ था. बेसिकली जो सेंट क्वीन केटेवान है वो क्रिश्चियन थे. ईरान में 1624 में उनको फोर्स करा गया इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए. उन्होंने मना कर दिया और उनको वहाँ पे मार्टायर कर दिया गया, उनको वहाँ पे मार दिया गया. उनके जो रिमेन्स थे वो पोर्टुगीज मिशनरीज जो इंडिया आ रहे थे उस टाइम पे वो अपने साथ ईरान से गोवा ले आए और 1627 से लेके अभी तक गोवा के चर्च में सेंट क्वीन केटेवान के रेलिक्स रिमेन्स वहाँ पे प्रिजर्व थे. जो सेंट क्वीन केटेवान है इनका जॉर्जिया में काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और इसीलिए सेंट क्वीन केटेवान के जो रेलिक्स हैं वो इंडिया ने डिसाइड करा कि हम उसका कुछ हिस्सा, सारे रेलिक्स नहीं, उसका कुछ हिस्सा जॉर्जिया को वापस दे देंगे क्योंकि हमारे को जॉर्जिया के साथ क्लोज रिलेशंस मेंटेन करने हैं. मतलब कि सेंट क्वीन केटेवान हु वाज फ्रॉम जॉर्जिया, उनके रिमेन्स हमारे गोवा के चर्च में थे और इंडियन गवर्नमेंट ने जॉर्जिया की सरकार की रिक्वेस्ट मानते हुए सारे तो नहीं, थोड़े से रेलिक्स को ट्रांसफर कर दिया है परमानेंटली जॉर्जिया की सरकार को. थोड़े से रेलिक्स हमने अपने पास रखे हैं. इसके अलावा डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला कि जो इंडिया के इन्वेस्टमेंट हैं जॉर्जिया में वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग कि किस तरीके से जॉर्जिया के बिजनेसमैन के लिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट की जा सके. साथ के साथ एस जयशंकर ने बोला कि इंडिया के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जॉर्जिया में पढ़ते हैं और हर साल कई सारे टूरिस्ट जो हैं वो जॉर्जिया विजिट करते हैं. इवन हमारे यहाँ की कई सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी जॉर्जिया में शूट हुई हैं. मतलब कि इंडिया और जॉर्जिया के बीच में जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. हाउएवर इंडियन बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट जॉर्जिया में और जॉर्जिया के बिजनेसमैन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में फार बिलो पोटेंशियल रही है और इसको हमारे को रिवाइव करना होगा. उन्होंने बोला कि ये जो लेवल है इन्वेस्टमेंट का अभी ये एक्चुअल पोटेंशियल से काफ़ी कम है एंड वी नीड टू रिवाइव दिस. इसके अलावा दोनों ही देशों ने बोला कि हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे और जॉर्जिया ने इंडिया को सपोर्ट करा यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स के लिए और ये बोला कि हम इंडिया की नॉन परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करते हैं. आपको पता है कि 2021 से लेकर 2023 तक के लिए इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का. तो जॉर्जिया ने इंडिया की नॉन परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करा यूनाइटेड नेशंस में और ये बोला कि यूनाइटेड नेशंस के जो रिफॉर्म्स हैं वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए. बेसिकली ब्लैक सी में जॉर्जिया एक काफ़ी मेजर कंट्री है. यहाँ पे देखिए जॉर्जिया, ऊपर की तरफ इसके रशिया है और नीचे की तरफ टर्की है. राइट, तो जॉर्जिया जो है वो ब्लैक सी में ओपन होती है. ये था डॉक्टर एस जयशंकर का समराइज वर्जन कि उन्होंने जॉर्जिया में क्या बोला. अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. Infrastructure Investment Trust (INVITE) is a pool of funds collected exclusively for the construction of affordable housing in the country. Second, the investors in the INVITES are entitled to regular interest payment over their investments. आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. बेसिकली इन्वाइट्स को लेके सवाल है जो कि एक इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट. ट्राई एंड सॉल्व दिस. सो द आंसर इज डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सवाल उठता है इन्वाइट्स होता क्या है, समझते हैं. लेट अस से 3 इन्वेस्टर हैं. इन्होंने अपना अपना पैसा एक फंड में पूल करा. इन तीनों इन्वेस्टर्स ने अपना अपना पैसा इस फंड में पूल करा और टोटल बन गया 350 रुपए का फंड. ये जो फंड है इसका पैसा सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यूज होगा. अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए इसका पैसा हम यूज कर सकते हैं.
कि 100 रुपये इस प्रोजेक्ट में लगा दिया, 150 रुपये इस प्रोजेक्ट में लगा दिया, 100 रुपये इस प्रोजेक्ट में लगा दिया। ये है बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। प्लीज फोकस, ये रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। डैम, हाईवेज, रेलवे लाइन, बुलेट ट्रेन एटसेट्रा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। हाउसिंग के लिए दूसरा ट्रस्ट होता है जिसको कहते हैं राइट्स, REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इनवाइट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। सवाल उठता है काम कैसे करता है। यहां पे कुछ लोग हैं जिनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का, हाईवेज में, रोड्स में, रेलवे लाइंस में, पोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स में, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में एटसेट्रा। इन सब ने थोड़ा थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करा और यहां पे एक पूल क्रिएट कर दिया। ये पूल में से पैसा अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा और यहां से प्रॉफिट आएगा। जैसे जैसे टोल कलेक्ट होगा और अलग अलग चीज़ें कलेक्ट होंगी तो यहां पे प्रॉफिट आएगा। लेट अस से 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये ना 200 रुपये का प्रॉफिट है, ये एज इट इज इन तीनों इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। ये जो 200 रुपये का प्रॉफिट आया, ये एज इट इज इन तीनों इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनवाइट के, जिन्होंने इनवाइट में इन्वेस्ट करा है, इनको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इनको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा जिसको बोलते हैं डिविडेंड। इनको प्रॉफिट में शेयर मिलेगा जिसको बोलते हैं डिविडेंड। मतलब कि इन्होंने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करा है एज एन ओनर करा है, मतलब कि इन्होंने जो पैसा दिया वो आगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगा दिया गया और ये जो यहाँ पे पैसा लगाया गया इसमें से जो टोल वगैरह का प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट सबको बांट दिया जाएगा डिविडेंड के फॉर्म में। कहने का मतलब है कि जो इनवाइट में इन्वेस्ट करते हैं उनको इंटरेस्ट नहीं बल्कि प्रॉफिट डिविडेंड मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर है डी, नाइदर वन नॉर टू। सवाल उठता है कि ये न्यूज में क्यों था। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बोला है कि अब से हम इनवाइट्स वाला रूट जो है वो यूज करने वाले हैं अपने हाईवेज को कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। हाईवेज की कंस्ट्रक्शन को फिलिप देने के लिए, हाईवेज की कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करवाने के लिए अब हम इनवाइट का रूट यूज करेंगे, जहां पे अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आके अपना पैसा देंगे, हम उसे इन्वेस्ट करेंगे। जो टोल कलेक्शन होगा, जो प्रॉफिट आएगा वो इन्वेस्टर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करा। इसे बोलते हैं इनवाइट्स का कॉन्सेप्ट। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो था वो BOT बॉट मॉडल पे चल रहा था, मतलब कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर का मतलब होता है कि मान लीजिए रिलायंस ने एक प्रोजेक्ट बनाया, रिलायंस इसकी अकेली ओनर होगी प्रोजेक्ट की। लेट अस से रोड प्रोजेक्ट है जो रिलायंस ने बनाया। अब इनकी जितनी इन्वेस्टमेंट है ये इधर टोल कलेक्ट करेंगे। जब तक इनकी इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं हो रहा थी, प्रॉफिट रिकवर नहीं हो रहा था, तब तक ये इसके ओनर रहेंगे और इसको टोल कलेक्ट करते रहेंगे। एक बारी जब ये टोल कलेक्ट कर लेंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, फिर इसकी ओनरशिप सरकार को ट्रांसफर कर देंगे। ये होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल कि रिलायंस वाले आए, उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया, जब प्रोजेक्ट चालू हो गया तो वहां पे टोल कलेक्ट करना शुरू करा। जब उनकी इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट उस टोल से कलेक्ट हो गया, वो चले गए और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सरकार को सौंप दिया। ये होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। सरकार ने बोला कि अब हम कुछ नया इनोवेटिव ट्राई करना चाहते हैं और बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल की जगह हम इनवाइट्स का मॉडल यूज करेंगे, जो कि एक सारे के सारे इन्वेस्टर साथ आके पैसा डालेंगे और उनको पलटे में डिविडेंड प्रॉफिट मिल जाएगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इनवाइट्स होते हैं दे आर रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी इनको रेगुलेट करता है, राइट। साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट निकाला और उसमें बोला कि हमारे यहाँ जो हाईवे कंस्ट्रक्शन है दैट इज एट एन ऑल टाइम हाई राइट नाउ। अभी की तारीख में हमारे यहाँ हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑल टाइम हाई पे है। पहले के टाइम पे हमारे यहाँ जो हाईवे कंस्ट्रक्शन होता था दैट वाज एट 13 किलोमीटर पर डे। एक दिन में 13 किलोमीटर का हाईवे हमारे हिंदुस्तान में बनता था, लेकिन आज की तारीख में हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर का हाईवे बनता है एक दिन में, ऑलमोस्ट डबल। मतलब कि सड़कें और हाईवे बनाने की जो स्पीड है हमने अपने यहाँ पहले से डबल कर दी है। पहले 13 किलोमीटर एक दिन में बनता था, 25 किलोमीटर तक एक दिन में बनता है। सवाल उठता है इसके फैक्टर्स क्या हैं। सरकार ने डिसीजन मेकिंग अपनी काफ़ी क्विक कर लिया। लैंड एक्विजिशन के केस में पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। हाईवे और प्रोजेक्ट्स के लिए जो लैंड एक्वायर करनी होती थी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अब लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया है थ्रू डिफरेंट मेजर्स और लैंड एक्विजिशन आसानी से हो रहा है। इसके अलावा सरकार जो है वो हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो ये है अपना इनवाइट्स और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का अपडेट। अगला सवाल,
Consider the following statements about Cuba. Cuba is a tropical nation lying entirely to the south of Tropic of Cancer. Since the Cuban Missile Crisis of 1949, Cuba has been under the US trade sanctions, thus crippling the Cuban economy. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. Try and solve this. So the answer is A only one. पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है. अगर हम क्यूबा की बात करते हैं तो वो एक नॉर्थ अमेरिकन नेशन है. ये दिस इज क्यूबा, ये आइलैंड नेशन है. यहां पे क्यूबा. और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अच्छा देखिए ये यूएस है, ये मैक्सिको है, और ये हो गया कनाडा. दिस इज अलास्का. इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहां से पास करता है. मतलब कि क्यूबा के जस्ट ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये निकलता है क्यूबा के ऊपर से. मतलब क्यूबा जो है पूरा का पूरा इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करता है. इसके अलावा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो क्यूबा है वो एक्चुअल में सोशलिस्ट कंट्री है. कोल्ड वॉर के टाइम पे क्यूबा जो है वो यूएसएसआर के साथ था. और 1962 में होते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहां पे क्यूबा में यूएस और यूएसएसआर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद से क्यूबा और रशिया जो हैं वो काफ़ी क्लोज पार्टनर रहे हैं, बिकॉज उनकी सिमिलर आइडियोलॉजी है. दोनों ही सोशलिस्ट कंट्रीज हैं. वेराज यूएस जो कि कैपिटलिस्ट कंट्री है वो क्यूबा के हमेशा से अगेंस्ट रहा है. यूएस ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 के बाद से क्यूबा के ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगा रखे हैं. कहने का मतलब है कि क्यूबा जो है वो आसानी से ट्रेड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस. इन यूएस सैंक्शंस की वजह से क्यूबा की इकोनॉमी काफ़ी इंपैक्ट करती है. और अभी कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते वहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है और कमोडिटीज़ के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज कर गए हैं. इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है अगेंस्ट प्रेसिडेंट मिगुएल कैनल. ये वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है मिगुएल कैनल, जिनके खिलाफ क्यूबा की जनता ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि आप रिजाइन करिए. रशिया, मेक्सिको और क्यूबा का ऐसा बोलना है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है ये यूएस ने स्पॉन्सर करवाया है, क्योंकि वो हमारी इकोनॉमी को और ज़्यादा क्रिपल करना चाहता है. वो शुरू से ही 1962 के टाइम से ही हमारा दुश्मन रहा है, और इसीलिए ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है ये यूएस स्पॉन्सर्ड है. मतलब कि यूएस और क्यूबा की जो दुश्मनी है 1962 के टाइम से, आइडियोलॉजिकल वॉर, कि क्यूबा हमेशा से ही सोशलिस्ट कंट्री रहा है और यूएसएसआर के साथ रहा है, इस वजह से यूएस और क्यूबा के बीच के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं. यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं 1962 से, और अभी क्यूबा, रशिया ने ये बोला कि ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है क्यूबा में और जो इंस्टेबिलिटी है ये यूएस ने स्पॉन्सर करी है. तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे. करंट अफेयर्स में आजकल काफ़ी ज़्यादा है. राइट, नीचे अपना स्कोर मेंशन करना मत भूलिए, और साथ के साथ ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. रेफरल कोड मुदत गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए. अनअकैडमी के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 14 जुलाई से. कॉम्बो ऑफर चल रहा है, 45% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 14 जुलाई तक सब्सक्राइब कर रहे हो. साथ के साथ हर संडे सुबह 11 बजे कॉम्बैट होता है, एंड 14 जुलाई से इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल में रिवीजन बैचेस, 1 साल के बैचेस, 2 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं. और अनअकैडमी के जो लेटेस्ट नोट्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हैं. यू कैन सब्सक्राइब टू अनअकैडमी यूजिंग माई रेफरल कोड मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट. लेट्स क्रैक इट. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.